नमस्ते, मैं हूँ श्वेता। द वेलफेयर स्टेट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है मार्गेश्वर हटवार जी, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, साथ ही रशियन भाषा में भी इन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया है। ये भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान विभाग में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अभी कार्यरत है। साथ ही शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में लगने वाले नॉन क्रीमिलियर पॉलिसी की वजह से ओबीसी विद्यार्थी और पालकों को होने वाली समस्या, परेशानियां, साथ ही संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों पर सामान्य नागरिकों के लिए जनजागृति कार्यक्रम भी मार्गेश जी ने आयोजित किए हैं। आज हम इनसे इन्हीं कुछ समस्याओं और विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। आइए मिलते हैं मार्गेश जी से। स्वागत है आपका मार्गेश जी। नमस्ते श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मार्गेश जी, हमारा पहला सवाल है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ये किन्हीं आवश्यक है, ये किसे आवश्यक है, कितना आवश्यक है और क्यों? उसके साथ ही इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? इसे प्राप्त करते समय हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है और सामान्य जनता जब इस प्रक्रिया से गुजरती है तो उन्हें किस समस्या या परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आपका प्रश्न बहुत ही तर्कसंगत है और इंसिडेंटल है। आज के घड़ी में, आज के दौर में देखा जाए तो नॉन क्रीमिलियर यह जो सर्टिफिकेट हमें लगती है और ये नॉन क्रीमिलियर का मुद्दा है, ये बेसिकली भारत के जनसंख्या के लगभग 60% लोगों के रोजगार और शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इतने बड़े बहुसंख्यक लोगों से जुड़े हुए मुद्दे के कारण ये नॉन क्रिमिनल इशू बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आज के घड़ी में। एक्चुअली ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जिसको हम बोलते हैं, संविधान के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया है और अंडर द लॉ ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रिमिनल फिलहाल में अप्लीकेबल है। अगर आप इसके हिस्ट्री में देखते हैं तो आज़ाद भारत में रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी 1950 से, जिसमें अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको संविधान का कार्यान्वयन होने से ही रिजर्वेशन मिलता आ रहा है। लेकिन ओबीसी जो वर्ग है इनको रिजर्वेशन की शुरुआत, जैसे आप जानते हैं, 1990 में हुई थी और 1950 से लेकर 1990 तक क्रिमिलियर ये मुद्दा या ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी किसी को पता नहीं थी, ये अज्ञात थी। जब से ओबीसी रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे और उसके उपरांत स्टेट लेवल पे, तब से ये नॉन क्रिमिनल का मुद्दा बहुत लोगों को सुनने को मिलता आ रहा है। जब नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी, नॉन क्रिमिनल इस टर्मिनोलॉजी से संदर्भ उन लोगों से होता है जो लोग सोशली, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिस कारण उनके बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और वो सामान्य श्रेणी के बच्चों के साथ स्पर्धा नहीं कर पाते हैं। अब इस स्पर्धा नहीं कर पाते, इस समस्या को सुलझाने के लिए उनको कुछ सक्षम बनाने के लिए प्रोविजंस करना जरूरी था और जिस कारण वो पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया था और नॉन क्रिमिलियर के तौर पे इन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया था। इकोनॉमिकली सशक्त है, जो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, तो उनको कहा गया है क्रिमिलियर। तो नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर ये मुद्दा अब साफ हो गया है हम सबके सामने। अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है आपको तो ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस, जिसको आमतौर पे कास्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है, और आपका पहचान पत्र होना चाहिए और उसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट जो तहसील ऑफिस से ही निकलती है, वो इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा पेच इसी में फंसा हुआ है।
इनकम सर्टिफिकेट में, जिसके कारण ओबीसी वर्ग के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इनकम सर्टिफिकेट किसे अप्लीकेबल है और किसे अप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह स्टेट लेवल पे अगर क्लास 2 ऑफिसर्स है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनको भी इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, यानी वो नॉन क्रिमिनल है ना, उनको भी इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक प्रोफेशनल कैटेगरी है। प्रोफेशनल कैटेगरी में जैसे सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, है ना, वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, इन लोगों को इंजीनियर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस पे नहीं है, जिनका निजी व्यवसाय है, इन लोगों को इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ती है। कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं जिन नौकरी में, तो उनका वेतन से आय और अन्य स्रोतों से आय, इन दोनों का क्लब किया गया है। जबकि वो 1993 का जो सर्कुलर है उसमें ऐसा कहीं तौर पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वेतन से आय की गणना नहीं होगी। तो अभी वो कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनके बच्चे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वो हायर स्टडीज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्विस में भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है पॉलिसी लेवल पे, तो इसको सुधार होना चाहिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुन के, जब ये संज्ञान में आया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस पे निर्णय दिया है कि ये गलत है, इसकी गणना नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ तौर पे अपने सिफारिशों में लिखा है कि जब ये स्पष्टीकरण दिया गया है तो हमसे परामर्श नहीं लिया गया था। इसका कहीं ना कहीं रिव्यू होना जरूरी है, बट इसकी जानकारी आमतौर पे लोगों पे नहीं है, इसी कारण ये मुद्दा सरफेस पे नहीं आ रहा है। और अगर ये मुद्दा सरफेस पे आता है, जन जागृति होती है, निश्चित तौर पे पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। और इतनी सारी समस्या आ रही है लोगों को, उसका निराकरण निश्चित तौर पे होगा। अगर महाराष्ट्र की बात ली जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना एक अलग से सर्कुलर निकाला हुआ है, 2012 का नोटिफिकेशन है। उसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न दिए हैं कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट जमा करना है। 13 अक्टूबर 1967 इस मानक तारीख से पहले जो भी महाराष्ट्र के रहवासी है उनको मान लिया जाता है कि वो महाराष्ट्र के रहवासी है और उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होंगे? क्या ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सरकार ने उस सर्टिफिकेट के स्थान पे कोई अल्टरनेट व्यवस्था करके रखी है? ऐसा है, बट बहुत सारे लोगों को जिनको ये अवेयरनेस नहीं है वो क्या करते, एक तो अप्लाई ही नहीं करते। अगर इस सर्टिफिकेट के बिना अप्लाई किया है फिर भी उनका सर्टिफिकेट, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। कि अगर आपके पास 13 अक्टूबर 1967 का ये दस्तावेज नहीं है तो उसके एवज में आप सर्कल इंक्वायरी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये सर्कल इंक्वायरी क्या होती है? अगर जिस एरिया में या जिस गांव में, जिस कस्बे में वो एप्लीकेंट जिसको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ का वो रहवासी है, वहाँ का ग्राम पंचायत, वहाँ का पुलिस पाटिल, गांव के लोग अगर विटनेस देते हैं और वो सर्कल इंक्वायरी रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट के आधार पे उप विभागीय अधिकारी, उनको वो सक्षम प्राधिकारी है, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं अपने लेवल पे, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट प्रदान किया जा सकता है। और ये हुआ भी है और ये हमने करके दिखाया भी है। तो आज की जरूरत यही है कि बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, लॉ में भी दिए हैं, सर्कुलर में भी दिए हैं, बट हमारे लोगों का एक वीकनेस है कि हम वो पढ़ते नहीं हैं और जानकारी ना होने की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो इतना नुकसान की वजह से ही नॉन क्रिमिनल मुद्दा इतना ज्वलंत हो उठा है आज के घड़ी में। सरकारी तौर पे किस बिंदु पे सबसे ऊपर फोकस करना चाहिए, उनका सशक्तिकरण करना चाहिए, उनको उस लेवल तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सके। संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का उद्देश्य वो सफल हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, काफी कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई
और आशा करते हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके भी काफी प्रश्नों के जवाब यहाँ पे उनको मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम मार्गेश जी से जरूर जानेंगे कि उसका सवालों के जवाब क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द वेलफेयर स्टेट के यूट्यूब चैनल को। नमस्ते।